रानीगढ़ गांव अब पूरी तरह से अंधकार में था। गांव के हर घर से किसी न किसी इंसान की मौत हो चुकी थी। हर घर में दहशत और एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उनके गले से निकलने वाली आवाज ही उनकी मौत का कारण बन गई हो। ये तेरी बेटी नहीं है। एक तरफ रिंकू अपनी माँ बाबा के साथ अपनी छोटी बहन पिंकी को भी खो चुका था और अब इस दुनिया में पूरी तरह अकेला था और इस गांव में होने वाली किसी भी तरह की घटनाओं से अनजान था। दूसरी तरफ गांव का रहस्य जानने और उसको खत्म करने के लिए गए विजय और मुखिया अब उस माया जाल का शिकार हो गए थे। मुखिया की आत्मा अब उस रहस्यमयी तांत्रिक के वश में थी। मुखिया के शरीर को पात्र बनाकर वो तांत्रिक उस असाधारण शव साधना को पूरा कर रहा था और सामने विजय के शरीर को नरबली के लिए उस काल चक्र में रखा हुआ था। मुखिया अभी उस विधि को पूरा कर ही रहा था कि अचानक विजय की बेहोशी टूट गई और विजय झट से उठ खड़ा हुआ। विजय ने पास में रखी उस माला को झट से उठाया और अपने गले में पहन लिया, लेकिन सामने का मंजर उसके लिए दिल दहला देने वाला था। मुखिया की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो उस काल चक्र में बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मुखिया जी, होश में आइए। ये आपको क्या हुआ? मुखिया जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तभी अचानक मुखिया उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और हाथ में एक चाकू था। मुखिया की शक्ल अब बदल चुकी थी। मुखिया का ऐसा रूप देखकर विजय डर से भागने लगा। विजय तेजी से गांव की तरफ भाग रहा था और मुखिया हाथ में चमकती छुरी लिए उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ रहा था। भागते भागते विजय कहीं छुप गया और मुखिया उसको ढूंढने लगा। इधर रिंकू को अब वो आवाजें आना बंद हो चुकी थीं। उसने डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। बाहर अब उसकी मां नहीं थी। रिंकू डरते डरते उस कमरे से बाहर आया। माँ? उसने अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन माँ! अब उसकी मां कहीं नहीं थी। भी उसकी नजर बाहर के उस दरवाजे पर पड़ी जो अब तक खुला था। रिंकू डरते डरते उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। रिंकू अभी दरवाजा बंद करने ही वाला था कि एक जोर का धक्का रिंकू को लगा और रिंकू दूर जा गिरा। रिंकू की नजर उस दरवाजे पर पड़ी। ये विजय था जो मुखिया से बचते बचते रिंकू के घर में आ पहुंचा था। विजय ने रिंकू को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन रिंकू के चेहरे का खून सूख गया था और वो बस विजय को देखे जा रहा था। बेटा रिंकू,
मैं विजय हूँ, तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। विजय ने फिर से रिंकू को चुप रहने का इशारा किया। विजय और रिंकू उस कमरे में जाकर छुप गए जहां कुछ देर पहले रिंकू छुपा हुआ था। वो दरवाजा ऐसे बज रहा था जैसे कोई उसको तोड़कर अंदर आ ही जाएगा, और तभी एक तेज आवाज के साथ बाहर का दरवाजा टूट गया, और वैसे ही अब अंदर कमरे का दरवाजा बजने लगा। कुछ देर तक वो अपनी सांसें रोककर उस कमरे में छुपे रहे। अब धीरे धीरे वो दरवाजा तोड़ना बंद हो गया। लगता है वो चला गया। लगता तो है। लेकिन अंकल, आप और यहाँ? विजय ने रिंकू को पिछले दिन हुई सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। कुछ देर उस कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अब कैसे और क्या करे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन अंकल, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये तांत्रिक कौन है और उस परिवार से इसका क्या संबंध है? लेकिन आप तो बता रहे थे कि वो खुद को उस परिवार का तीसरा सदस्य बता रहा था। हाँ, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस परिवार को मरे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और कोई इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अंकल, आपने बताया था वहां एक घड़ी भी थी। उस घड़ी का उस परिवार से क्या संबंध है, ये कैसे पता चलेगा? अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि उसके घर में उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। वहाँ ये माला भी काम नहीं करती, लेकिन उस घर के बाहर अगर ये माला हमारे गले में है तो वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें मारने के लिए उसको किसी इंसानी शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। तभी विजय की नजर रिंकू के घर के फर्श पर पड़ी। वहां एक निशान बना था जिसको देखकर विजय के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये तो वही निशान है जो उस गुफा में था। अब कैसा निशान अंकल? उस भयानक तांत्रिक और मुखिया के गले में इस निशान का एक लॉकेट था, और वहां गुफा में भी ऐसा ही एक निशान था जिस पर मुझे नरबली की री लिटाया हुआ था। रिंकू, किसने बनाया है ये निशान? मेरे बाबा, ये कमरा मेरे बाबा का है। रिंकू, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो तो पिछले 3 रात से घर नहीं आए, और उससे पहले मेरी बहन पिंकी, वो भी गायब हो गई थी, और कल रात मेरी माँ, उसको भी उन दरिंदों ने मार डाला। ये सब बेहद अजीब था। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर भोला के पास ये सब था तो उसको किसने और क्यों मारा? रिंकू, क्या तुम्हारे पापा के पास कोई और भी ऐसा सामान है? तभी विजय की नजर सामने की एक छोटी अलमारी पर गई। उसमें एक किताब रखी थी। विजय ने वो किताब निकाली और उसमें कुछ ढूंढने लगा। अभी वो कुछ ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी। क्या हुआ अंकल? क्या लिखा है इस किताब में? ये कालजय विधि है, मतलब एक ऐसी विधि जिसको पूरा करने के लिए अनंत नरबली देकर काल पर विजय प्राप्त की जाती है। मतलब आसान भाषा में अमर होना। और वो माला? वो माला एक जरिया है किसी को जीते जी वश में करने का। फिर उस तांत्रिक के गले में वो माला क्यों है? क्योंकि वो तांत्रिक भी किसी के वश में है, और इन सब के पीछे कोई और है जो इन सब को मोहरा बनाकर अपनी विधि को पूरा कर रहा है।
और अंकल वो घड़ी। घड़ी के बारे में इस किताब में कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर फिर से आहट हुई और इससे पहले विजय और रिंकू संभल पाते, एक तेज आवाज के साथ दरवाजा टूट गया और मुखिया विजय पर झपट पड़ा। मुखिया ने विजय को उठाकर दूर पटक दिया। मुखिया फिर से विजय पर झपटा और विजय का गला दबाने लगा। झपटा रहे विजय का दम घुटने ही वाला था कि विजय का हाथ मुखिया के लॉकेट पर गया और एक झटके में वो लॉकेट मुखिया के गले से निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो विजय। विजय, क्या तुम ठीक हो? अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में विजय ने मुखिया को बता दिया। अब मुझे पूरी बात समझ आ चुकी है। चलो विजय, इसका अंत करते हैं। मैं समझ ही आया इसका अंत कैसे होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहां इसकी शुरुआत हुई थी। उन लोगों ने रिंकू को उसके घर ही रहने दिया और मुखिया विजय उस खंडर की तरफ निकल पड़े। कुछ देर के बाद वो लोग उस खंडर में पहुंचे और फिर से कुछ ढूंढने लगे। तभी विजय की नजर एक छुपे हुए तहखाने पर पड़ी। मुखिया ने बिना शोर किए उस तहखाने का ढक्कन खोला। सामने कुछ सीढ़ियां थी जो नीचे की ओर जा रही थी। विजय और मुखिया सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि उनको किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। आवाज की दिशा में आगे बढ़ने के बाद वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक साया एक काल चक्कर में बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। तभी विजय की नजर पास में रखी एक तलवार पर गई। उसने वो तलवार उठाई और उस साए की तरफ दबे पांव पड़ने लगा। उसके पास जाकर विजय ने एक जोर का वार उस साए की गर्दन पर किया, लेकिन वार लगने से पहले ही वो साया वहां से गायब हो गया था और एक तेज हंसी उस तहखाने में गूंजने लगी। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा ने मुखिया और विजय को उड़ाकर हवा में लटका दिया। विजय और मुखिया जगपटाने लगे। तभी एक अंधेरे से वो साया सामने आया। उसको देखकर मुखिया चौंक गया। भोला, तू था इन सब के पीछे? हाँ मुखिया, ये मैं हूं। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है भोला? क्योंकि इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। और तुम जैसे लोगों की बलि मेरी उम्र बढ़ाएगी। भोला, होश में आ। ये सब पाखंड है। ऐसे मासूम लोगों को मार के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भोला, तूने अपनी पत्नी और बेटी उनको क्यों मारा? वो तो तेरे अपने थे ना। कभी कभी बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बड़ी भेंट भी देनी पड़ती है। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। भोला ने वो तलवार उठाई और मुखिया की तरफ बढ़ा और एक तेज वार हुआ और भोला की गर्दन दूर जा गिरी। ये रिंकू था जिसने भोला की सारी बातें सुन ली थी। तभी एक तेज हंसी उस घर में गूंजने लगी। भोला का सर अभी जिंदा था और हंस रहा था। तभी भोला का बिना गर्दन शरीर उठा और उस सर की तरफ बढ़ने लगा। ये अब अमर है, इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। तभी एक साया वजूद में आया। ये वो तांत्रिक था
जो अब भोला के वशीकरण से आजाद हो चुका था। इसको उस काल चक्र में लेकर जाना होगा और इसके शरीर को आग लगानी होगी, तभी ये खत्म हो सकता है। उन सब ने मिलकर उस शरीर में आग लगा दी। उसकी चीखें उस घर में गूंज रही थी। उसके बाद उन्होंने उस घड़ी को तोड़ दिया, जिससे गांव से गायब हुए लोगों में से वो लोग वापस आ गए थे जो अब तक जिंदा थे और उस घड़ी में कैद थे। मुखिया जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अब तो मुसीबत चली गई, अभी आप उतने ही परेशान लग रहे हैं। तुम सबके चले जाने के बाद मैंने उन बाबा से पूछा था कि क्या भोला अब भी वापस आ सकता है या नहीं। फिर क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बताया भोला की आखिरी बलि उसका अपना बेटा रिंकू होगा। अगर आने वाले 7 दिन में रिंकू की आपातकाल मौत हुई तो समझो भोला इस बार इंसान नहीं, हैवान बनकर आएगा। और इसीलिए ये माला अब तक हमारे गले में है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।